Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का अध्याय नंबर 3 हमारा चल रहा था, जिसका नाम था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य। इस लेसन में हमने अभी तक रोमन साम्राज्य की स्थिति के बारे में, साथ ही साथ हमने उसके राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राजनीतिक विकास को 2 भागों में बांटा था, एक पूर्ववर्ती काल और एक परवर्ती काल। पूर्ववर्ती काल के बारे में हम पढ़ चुके थे और हमने वहां ये भी बताया था कि पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल क्यों माने जाते हैं। बीच में एक संकट आया था जिसे तीसरी शताब्दी के संकट के नाम से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के ऊपर तीसरी शताब्दी का संकट, परवर्ती पूरा काल और रोमन साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण हैं। तो बात करते हैं तीसरी शताब्दी के संकट की। तीसरी शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य के ऊपर अनेक ऐसी विपदाएं आई जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। उनमें से सबसे पहली जो विपदा थी वो थी 224 ईस्वी में ईरान के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे ससानी राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसके पहले शासक, जिसका नाम था शापुर, उनका एक 3 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख मिला है और इस अभिलेख में उन्होंने दावा किया है कि 60,000 की सेना के साथ उन्होंने रोमन साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, या हम कहें कि वहां के शासकों को पराजित कर दिया। तो ये रोमन साम्राज्य के लिए एक संकट की घड़ी थी और उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी एंटियोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जर्मन मूल की कुछ बर्बर जातियां थी, जिसमें से एलमनाई, फ्रैंक, गोथ ये प्रमुख थी, जिन्होंने समय समय पर रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करके वहां की शांति को भी भंग किया और उसकी शक्ति को भी कमजोर किया और लूटपाट की घटना की, जिसके कारण रोमन साम्राज्य जो था वो लगातार पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। दूसरा हम देखते हैं कि तीसरी शताब्दी के आसपास रोमन साम्राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो चुकी थी। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, मात्र 47 वर्षों में 25 राजा गद्दी पर विराजमान होते हैं, यानी एक राजा को 2 वर्ष का कार्यकाल भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो चुकी थी और उसका फायदा विदेशी आक्रमणकारी थे या बर्बर जातियां थी, या फिर हम कहें कि जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्होंने भी इसका फायदा उठाया। अराजकता, जर्मन मूल के जो बर्बर जातियां थी उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए जो स्थानीय चोर डाकू थे उन्होंने भी लूटमार की घटनाएं शुरू कर दी, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य और उद्योग जो थे वो ठप हो गए और प्रत्येक शक्तिशाली अपने से कमजोर व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनके सामान इत्यादि उनकी धन संपदा को लूटना शुरू कर दिया। प्रांतों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा, जैसा कि हमने बताया था कि ससानी वंश और फ्रैंक गोथ की जो बर्बर जातियां थी जर्मन की, उनके आक्रमण के पश्चात राजा की शक्ति लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही थी और इसी का फायदा उठाते हुए प्रांतों के अंदर नियुक्त गवर्नरों ने अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, यानी राजा का जो आधिपत्य थे वो मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण रोमन साम्राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। बची कुची जो कमियां थी उसको प्रकृति ने पूरा कर दिया। उस दौरान हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर अकाल पड़े, साथ ही साथ प्लेग जैसी महामारी भी रोमन साम्राज्य में फैल गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग भी मारे गए और पशु भी मारे गए, जिसके कारण वहां आर्थिक जो संकट था वो पैदा हो गया।
तो ये तो थे तीसरी शताब्दी के संकट के प्रमुख कारक या हम कहें कारण। अब तीसरी शताब्दी के संकट के पश्चात फिर पुनः कुछ समय के पश्चात रोमन साम्राज्य फिर से अपने पुराने वैभव पर लौट के आया और जो नए शासक बने उन शासकों को परवर्ती पूरा काल के शासकों के नाम से जाना जाता है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला शासक था डायक्लिशियन। डायक्लिशियन ने 284 ईस्वी से लेकर 305 ईस्वी तक शासन किया। यदि हम किसी भी देश के इतिहास को देखेंगे तो हम पाते हैं कि राजा अपने आप को या तो किसी देवता का अगर दूत बताता है या स्वयं को देवता घोषित कर देता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम भगवान के खिलाफ विद्रोह नहीं करते। इसलिए जनता के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए डायक्लिशियंस ने भी यही किया और उन्होंने स्वयं को सूर्य देवता घोषित कर दिया कि मैं सूर्य देवता हूं और भगवान ने या जो भी इष्ट है उसने मुझे यहां पर राज करने के लिए भेजा है। दूसरा हम देखते हैं डायक्लिशियंस ने जो अराजकता की स्थिति फैली हुई थी, जो अशांति थी, उसको खत्म करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। एक हिस्से के ऊपर तो उसने स्वयं राज किया और एक सहायक राजा को नियुक्त कर दिया जो डायक्लिशियंस की सहयोग करता था। इसी प्रकार जो दूसरा क्षेत्र था उसमें मैक्सिमियन को राजा नियुक्त किया और कॉन्स्टेंटाइन को उसके सहायक राजा के तौर पर नियुक्त किया गया। शुरुआती तौर पर हम देखें तो डायक्लिशियंस का यह फैसला सफल रहा क्योंकि जो अराजकता की स्थिति थी वो समाप्त हुई और शांति व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं तो यही फैसला रोमन साम्राज्य के लिए घातक भी सिद्ध होता है, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डायक्लिशियंस ने अपने पूरे साम्राज्य को 100 प्रांतों के अंदर विभाजित कर किया और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय डायक्लिशियंस ने लिया वो था 301 ईस्वी में सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना। यानी जो जो आवश्यक वस्तुएं थी जिनका हम डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं उनकी एक कीमत निर्धारित कर दी। उस कीमत से ज्यादा मूल्य कोई भी दुकानदार नहीं ले सकता था। इसी प्रकार का आप भारतीय इतिहास में देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी सेना, विशाल सेना को बनाए रखने के लिए वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की थी। तो इसी प्रकार का कार्य 301 ईस्वी में डायक्लिशियंस द्वारा भी किया गया था। इससे फायदा ये हुआ कि कम कीमत के ऊपर वस्तुएं मिल जाती थी, जिसके कारण सैनिकों को ज्यादा वेतन देने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने 306 ईस्वी से लेके 337 ईस्वी तक शासन किया और इनके शासनकाल की जो मुख्य घटनाएं हैं वो इस प्रकार है। अब तक हम देख रहे हैं कि रोमन साम्राज्य के अंदर चांदी का सिक्का था जिसे दिनारियस के नाम से जाना जाता है। दिनारियस चांदी का सिक्का। हम इसको ऐसे कई बार पूछा जाता है कि दिनारियस से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप कह सकते हो रोमन साम्राज्य में प्रचलित एक चांदी का सिक्का जिसका वजन 4.5 ग्राम यानी 4.5 ग्राम रखा गया था। तो यहां हम देखते हैं कि चांदी की कमी हो जाती है और मुद्रा कम बनने लगी। मुद्रा कम होगी तो फिर व्यापार और वाणिज्य में परेशानी का सामना करने पड़ेगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए 310 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया सिक्का जारी किया जिसे सोलिडस के नाम से जाना जाता है। सोलिडस कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित या चलाया गया एक सोने का सिक्का जिसका वजन भी 4.5 ग्राम ही रखा गया था। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया कॉन्स्टेंटाइन द्वारा वो था 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। और अगला महत्वपूर्ण फैसला जो था
वो इनका था कि 330 ईस्वी में इन्होंने कस्तुनतुनिया को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया। उसके बाद बात करते हैं जस्टिनियन की। जस्टिनियन जो थे उन्होंने 527 ईस्वी से लेके 565 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासनकाल के दौरान हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत थी। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले मिस्र अक्षेत्र से जस्टिनियन 25 लाख सोलिडस कर के रूप में वसूल कर रहा था, जो इसकी आर्थिक मजबूत स्थिति की तरफ इशारा करती है। दूसरा, जस्टिनियंस को इतिहास में एक और कांड से याद किया जाता है और वो है 533 ईस्वी में जस्टिनियन द्वारा एक कानून संहिता जारी करना, जिसे जस्टिनियन कोड के नाम से जाना जाता है। जस्टिनियन कोड में क्या था? रोमन साम्राज्य से संबंधित कानूनों को लिपिबद्ध करके एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो ये थे परवर्ती पुराकाल के प्रमुख शासक। जस्टिनियंस के पश्चात हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और एक समय ऐसा आया कि रोमन साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के पीछे क्या क्या कारण रहे। रोमन साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था रोमन साम्राज्य की विशालता। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। इतना विशाल साम्राज्य ने तो विश्व विजेता जिसे माना जाता सिकंदर, उसने स्थापित किया। भारत के सबसे बड़े शासक अशोक, अकबर, इनका साम्राज्य भी रोमन साम्राज्य के सामने बिल्कुल छोटा सा था। और उस समय जब यातायात के साधन तीव्र गति के नहीं थे, उस समय इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर प्रशासन कायम रखना या उसे अपने अधीन रखना अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या थी। यह समस्या तब तो ठीक ठाक चल उससे निपटा गया जब तक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन जैसे ही शासक अयोग्य आए तो इतने विशाल साम्राज्य के ऊपर वो अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, जिसके चलते रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। दूसरा कारण है रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति। जितने भी हमने पीछे महत्वपूर्ण शासक पढ़े, अब पढ़े हैं, सभी शासकों की एक ही नीति थी कि अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब हमसे ही लगाइए, कोई व्यक्ति हमें हमारे घर से निकालेगा तो हम उसके दुश्मन ही बनेंगे, दोस्तों नहीं है। तो इस प्रकार जो साम्राज्यवादी नीति थी, जिसके कारण वहां के आसपास के जितने भी राज्य थे वो राज्य रोमन साम्राज्य के दुश्मन बन चुके थे। और जैसे ही उन्हें मौका मिला, जब विदेशी शक्तियों ने रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया, तो उन्होंने रोमन साम्राज्य का सहयोग नहीं करके विदेशियों का सहयोग किया, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। शासकों की विलासिता, जो हमने शासक पढ़े, देखा होगा गैप भी आ रहा है, 306 से 337, फिर सीधा हम पहुंच गए 527 से 565। बीच में जो शासक थे, कुछ शासकों को छोड़ दें हम रोमन साम्राज्य के, तो बाकी ज्यादातर जो शासक थे वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। 2 ही कार्य थे, सुरा और सुंदरी, यानी शराब का सेवन करना और नाच गाने का आनंद लेना, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो धन था वो पानी की तरह बहा दिया गया। और ये कहावत है कि लड़ाई टोटे की होती हुई, घर के अंदर और कोई लड़ाई नहीं। छोटी सी बात, आप अपने पिता से 50 रुपए मांगते हो, 100 रुपए दे दिए तो आप कहोगे कि ओहो मेरे बाप जैसा तो बाप नहीं, और 50 की जगह 20 दे दी, कंजूस है, ये है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो राजकोष खाली होता चला गया, जिसके कारण सेना और शासक के बीच में भी तनातनी होनी शुरू होगी, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अगला कारण था उत्तराधिकार कानून का अभाव।
रोमन साम्राज्य में ये कोई नियम नहीं था कि राजा की मृत्यु के पश्चात कौन शासक बनेगा। हाँ, कुछ स्थितियां तो ऐसी थी कि राजा अपने जीवन काल में भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था, लेकिन यदि किसी राजा की आकस्मिक मृत्यु होगी यानी तत्काल मृत्यु होगी, तो ऐसी स्थिति में उसके पुत्रों के बीच में और कई बार जो अभिजात वर्ग के लोग थे, सेनापति थे, उनके बीच में उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध छिड़ जाता था। इसका नुकसान क्या हुआ कि एक तो सेना बढ़ जाती थी, दूसरा युद्ध में आप हारो या जीतो लेकिन आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और जन का भी नुकसान होगा, सैनिक आपके भी मारे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल आप दुश्मन के सैनिक ही मरेंगे, आपका एक भी नहीं मरे। इसके कारण सेना भी कमजोर हुई और राजकोष के ऊपर भी वजन पड़ा। अगला था साम्राज्य का विभाजन। जैसा कि हमने यही कहा था, डायक्लिशियंस ने जो फैसला लिया था साम्राज्य को दो भागों में बांटने का, आगे चलकर यही निर्णय रोमन साम्राज्य का पतन का कारण बना। वो कैसे? दो भागों में बांट दिया, जिसके कारण सेनाएं भी दो भागों में बट गई। अब यहां का सेनापति अलग तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, यहां का सेनापति अलग तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, और जैसे ही राजा कमजोर आया तो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। सेना ऑफ हो गई, खर्चा बढ़ा हुआ था, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। दुर्बल सेना। अब यहां क्या था कि हमने बताया कि इन शासकों को छोड़कर ज्यादातर जो शासक थे वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। अब जब राजा शराब के नशे में है तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके नीचे कार्य करने वाले जो कर्मचारी है या सैनिक है वो ठीक ठाक रहेंगे। तो सेना के अंदर भी विलासिता की स्थिति पैदा हो चुकी थी। यहां तक स्थिति आ चुकी थी कि युद्ध के मैदान में भी सुंदरियों को ले जाया जाने लगा, जिसके कारण सेना जो थी वो लगातार अपनी शक्ति खोती जा रही थी। और उसी का फायदा उठाकर चाहे वो बर्बर जातियां थी, चाहे वो विदेशी आक्रमणकारी थे या प्रांतों के गवर्नर थे, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपने अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। आर्थिक पतन। पहले के शासक जो हम देखते हैं वो युद्धों में व्यस्त थे, और हमने बताया था कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग शांति काल में ही प्रफुल्लित होते हैं, वैसे नहीं। जहां लड़ाई झगड़ा होगा वहां हम व्यापार नहीं कर सकते, वहां हम उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य को नुकसान हुआ। बाकी हम देखते हैं कि जो दूसरे शासक थे वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। राजकोष खाली होने के कारण वो जनता के ऊपर नाजायज कर लगाते थे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति जो थी वो लगातार डामाडोल होती चली गई। उसके बाद है दासों पर अत्याचार। रोमन साम्राज्य के अंदर बड़ी संख्या में दास थे और दासों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जाता था। इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि दास दिन में 16 से 18 घंटे कार्य करता है, उसके बावजूद उसे तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं मिलता और पेट भरने के लिए भरपूर भोजन उसे प्राप्त नहीं हो रहा। अब कोई भी मान लीजिए मैं ही नौकर हूं और मेरा मालिक मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस मालिक के ऊपर आक्रमण करने आएगा तो क्या मैं उसकी हेल्प यानी मैं मालिक की रक्षा करूंगा? कोई नहीं सकता। मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई छूटे से पीछा, ऐसे अत्याचारी मालिक से तो पीछा छूट जाए, ठीक है, मैं उनकी हेल्प करूंगा जो आक्रमण करने आए। और यही स्थिति यहां रोमन साम्राज्य में पैदा हुई कि जब विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो इन दासों ने अपने साम्राज्य की रक्षा न करके विदेशियों का सहयोग किया, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। और अंतिम कारण था विदेशी आक्रमणकारी। यानी हम देखते हैं कि कई बार पेड़ सूख जाता है, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हम उसको गिरा हुआ नहीं मानते। लेकिन जैसे हमारे मई जून के अंदर धूल भरी आंधियां चलती और आंधी आई और पेड़ गिर गया, हम क्या कहते हैं? आंधी ने पेड़ को गिरा दिया। लेकिन पेड़ को गिरने में पीछे भी कुछ कारण थे। तो यही स्थिति यहां थी कि रोमन साम्राज्य जो है वो खोखला हो चुका था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने में भूमिका निभाई विदेशी
आक्रमणकारियों ने, जिसमें गोथों ने, विसिगोथों ने और हून, ये ऐसी विदेशी शक्तियां थी जिन्होंने रोमन साम्राज्य की दुर्बलता का फायदा उठाते हुए आक्रमण किया और रोमन साम्राज्य को तहस नहस से कर दिया। तो ये था रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और दास प्रथा के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपसे हर बार की तरह निवेदन करता हूं कि अपने नोट्स बनाते रहें और कोशिश करें कि नए साथियों को भी जोड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।